गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडियन राइनो विजन 2020। तो अभी जो है एक एडल्ट मेल और एक फीमेल को असम के मानस नेशनल पार्क में जो है राइनोज़ को रिलीज़ किया गया है, ट्रांसलोकेट किया गया है। और इसी के साथ हमारा जो इंडियन राइनो विजन 2020 जो था वो अब कंप्लीट हो गया है, उसको हमने अचीव कर लिया उसके टारगेट्स। सो इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा है। अब ये ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत क्यों थी? अब 80% जो इंडियन राइनो की पॉपुलेशन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो हमारा असम में है वहाँ पर ही लोकेटेड है। तो उससे हमको बहुत थ्रेट होता था कि अगर काजीरंगा में कभी कोई बाढ़ आ गई या कोई एपिडेमिक हो गई, पोचिंग हो गई या कोई भी और थ्रेट आ गया तो हमारे इतने सारे राइनो पॉपुलेशन जो है वो मर जाएगी। फिर हमने जो है उनकी ट्रांसलोकेशन करी पोबितोरा नेशनल पार्क जो कि वहाँ से आसपास 180 किलोमीटर आसपास वहाँ पर ही स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास ही। लेकिन वो भी अब अपनी कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा था, तो हमें वहाँ भी खतरा लग रहा था कि हमको इसको भी इधर से भी निकाल के इसकी जो कैपेसिटी अब बढ़ती जा रही है, इतने ज़्यादा ये राइनोस को अब जो है केटर नहीं कर सकता, उससे हमने इसलिए अब ट्रांसलोकेट करके उसको मानस नेशनल पार्क, फिर डिब्रू सैखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाओखोवा, बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, ये सारे असम में ही हैं। इनको इसमें जो है राइनोस को अपने जो है ट्रांसलोकेट किया है। अब इंडियन राइनो विजन 2020 था क्या? 2005 में इसको डिज़ाइन किया गया और हमने इसमें सोचा था, हमने टारगेट रखा था बेसिकली कि 3000 राइनोस जो है उनको हम असम में बसाएंगे। अब ये विजन था किसका? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट असम का। अब याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट की, उसका नहीं है विजन। ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो असम गवर्नमेंट का है उन्हीं का विजन है ये, इन पार्टनरशिप विद बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल। और इसको सपोर्ट कर रहा था WWF इंडिया और बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप पढ़ लेना इसमें से, ठीक है। अब टारगेट इसमें था कि 2020 तक हमको टोटल राइनो की पॉपुलेशन असम में 3000 तक हमको लेके जानी है, ठीक है। अब हमने इसको अचीव कर लिया है। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या रही हैं हमारे इस इंडियन राइनो विजन में? एक तो हमारा जो ये राइनो है इसके हॉर्न की जो है, जो इसका जो सींग होता है उसकी जो है बहुत ज़्यादा उसकी जो है स्मगलिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए उनको मारा जाता है, उसकी पोचिंग की जाती है। चाइना और वियतनाम में इसका बहुत ज़्यादा जो है ये जो हॉर्न है वो बिकता है। अब हमारे नेशनल पार्क, जैसा मैंने आपको बताया कि काजीरंगा और पोबितोरा जो है वहाँ पर भी जो ओवर कैपेसिटी हो गई थी, तो लैक ऑफ स्पेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न था राइनो की जो है उनको एक थ्रेट था, ठीक है। फिर हम जो ड्रग लेके आते हैं एटॉर्फिन, जिसका हम इम्पोर्ट करते हैं, उसको यूज़ करके हम जो राइनो को एक तरह से हम ट्रैंक्युलाइज करते हैं, उसको हम बेहोश करते हैं सो दैट उसकी ट्रांसलोकेशन कर पाएँ। उसके इम्पोर्ट में भी हमें कई दिक्कतें आती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको जो इंडियन राइनो विजन 2020 है उसको अचीव करने के लिए हमको ये सारी फेस करनी पड़ी। अब इंडियन राइनो के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 3 तरह की स्पीशीज़ हैं एशिया में राइनो की। एक तो है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, फिर है जावन राइनो और सुमात्रन राइनो। तो जावन और सुमात्रन जो राइनो है वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जो ग्रेटर वन हॉर्न जो कि इंडिया में पाया जाता है वो वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट में। अब ये जो राइनो है हमारे इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया की बेल्ट में पाए जाते हैं। इनको हम एशियन राइनो रेंज कंट्रीज भी कहते हैं। जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है वो इंडिया में पाया जाता है। उसका जो है साइंटिफिक नेम है वो राइनोसोरस यूनिकॉर्निस है, क्योंकि उसका एक ही सींग होता है तो उसका नाम यूनिकॉर्निस है। उसका वेट ऑलमोस्ट 2000 किलो तक हो सकता है। और सबसे चौंकाने वाली आपको कईयों को नहीं पता होगा, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये हर्बीवोरस एनिमल है। ये मीट नहीं खाता है, ये ग्रास खाता है और ये एक हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। तो जो नागा ट्राइब्स की एपेक्स बॉडी है, नागा हो कहते हैं जिसको, उन्होंने जो है नागालैंड गवर्नमेंट को कहा है कि इतनी जल्दी मत बचाओ रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड को बनाने में। अब ये RIIN जो रिन है वो एक तरह से जैसे असम का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, वैसा ही एक ये एक्सरसाइज है जिसमें नागालैंड के लोकल जो लोग हैं उनका एक सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, एक तरह से उनकी जो रिपोजिटरी बनाई जा रही है, ताकि जो है हम वो नागालैंड के जो लोग हैं उनको पहचाना जा सके और इंडिजिनस सर्टिफिकेट्स इशू किए जा सके, सो दैट बाहर के जो लोग हैं वो जॉब्स और बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स के हैं उसको ना ले पाएँ।
अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 मेंबर पैनल बनाया और कहा कि आप स्टडी करो, एग्जामिन करो, रिकमेंड करो, एडवाइस करो कि कैसे इस रिन स्कीम को हम इम्प्लीमेंट करें। फिर जो नागा हो जो एपेक्स ट्राइबल बॉडी है नागालैंड की, उन्होंने उसी टाइम पर जुलाई 2019 में ही कहा कि नहीं, इसको आप मत करो, दिस एक्सरसाइज जो है वो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगी। फिर गवर्नमेंट जो है रिन कमेटी को उन्होंने फिर भी बोला कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करो कि कौन इंडिजिनस इनहेबिटेंट होगा, कौन सी अथॉरिटी ऑथेंटिकेट करेगी किसी भी पर्सन का जब वो क्लेम करेगा कि वो इंडिजिनस है, कौन सी जगह पर रजिस्ट्रेशन होगा, जो बेसिस ऑफ क्लेम्स होंगे वो इंडिजिनस के, वो कैसे प्रूव करेगा कोई पर्सन की वो वहाँ का इंडिजिनस जो है वो नागालैंड का सिटीजन है या रेजिडेंट है बेसिकली। तो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे, ये सारी जो है जो क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए रिन कमेटी जो है उसको फॉर्म किया गया था। अब इशू क्या है कि उसके अंदर जो कट ऑफ डेट रखी जा रही है इंडिजिनस अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो है December 1, 1963, जब नागालैंड जो है वो स्टेटहुड बना था। ठीक है, तो अब जो है नागा हो जो वहाँ की एपेक्स ट्राइबल बॉडी है, वो कह रही है कि अगर आप ये डेट रखोगे तो बहुत सारे जो परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि इस डेट के बाद भी बहुत सारे जो नागा ट्राइब्स के लोग हैं वो अलग अलग स्टेट्स से जो है वहाँ से वो नागालैंड में एंटर हुए हैं। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस टाइम पर जो इस डेट के बाद जो एंटर हुए होंगे नागालैंड में, वो सब जो है इंडिजिनस नागा ट्राइब्स जो है उनकी कैटेगरी में काउंट नहीं हो पाएंगे और वो इन बेनिफिट्स से जो है वो अधूरे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये इशू चल रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्राफ्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी ऑफ चंडीगढ़। तो ये भी कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले की ये न्यूज़ है वैसे तो, बट ये ड्राफ्ट साइकिलिंग पॉलिसी ऑफ चंडीगढ़ जो है ये रिलीज़ की थी चंडीगढ़ ने। और ये देख लेते हैं बिकॉज ये आपके किसी मेंस के आंसर के भी काम आ सकती है, और हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी ऐसा पूछा जाए कि कोई सिटी है जिसने साइकिलिंग पर एक पॉलिसी निकाली है, फर्स्ट सिटी बनी है, तो वो चंडीगढ़ होगी। तो उसको आप देख लो। तो चंडीगढ़ ने निकाली है ड्राफ्ट साइकिलिंग पॉलिसी। उसमें बोला है सेफ रिफ्यूज पॉइंट्स, जहाँ पर पैनिक बटन्स देंगे वेमेन साइकिलिस्ट को। ठीक है, जब अगर वेमेन साइकिलिस्ट जो साइकिल चला रही हैं उनको कोई खतरा लग रहा है तो उनके लिए सेफ रिफ्यूज पॉइंट्स बनाए जाएंगे ताकि वो वहाँ पर जाकर हेल्प सीक कर सके पुलिस से। पार्किंग स्पेस बनाई जाएगी विद रूफ आउटसाइड ऑफिस। हाफ अ डे अर्नड लीव दी जाएगी। अब ये ड्राफ्ट पॉलिसी कह रही है कि जो लोग 7 दिन साइकिल चला के आएंगे वर्क पे, उनको हाफ डे की लीव दी जाएगी, पेड लीव दी जाएगी, ताकि लोग मोटिवेट हों साइकिल यूज़ करके आने वर्क के लिए, साइकिल यूज़ करने के लिए। ठीक है, फिर मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी देने की बात की जा रही है कि अगर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे तो उनको मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। फिर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट लेन्स बनाने की बात की जा रही है सो दैट साइकिल चलाने वालों के लिए एक्सीडेंट कम हो। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट लेन्स क्या होगा कि वहाँ पर सिर्फ साइकिल्स ही चलेंगे और कोई जो है मोटराइज ट्रांसपोर्ट वहाँ पर नहीं चलेगा। और फीचर्स क्या हैं इस पॉलिसी के कि साइकिल पार्किंग स्पेस दी जाएगी रूफ के लिए। ठीक है, ये ऑफिस स्पेसिस को कहा गया है। फिर शार रूम्स दिए जाएंगे ऑफिस में सो दैट जो लोग अपने कपड़े पहन के आए हैं साइकिल चलाते हुए, क्योंकि वो जो है वो स्वेट आएगा उनको, तो उनके लिए जो है शार रूम्स और उनको कपड़े चेंज करने के लिए जो है वो जगह दी जाए ऑफिस में। फिर कहा जा रहा है कि शॉर्ट ट्रिप्स के लिए जो है साइकिल्स अवेलेबल कराई जाएं सो दैट पीपल कैन बोरो दी साइकिल्स और वो शॉर्ट ट्रिप्स के ऑफिस से जो है वो उसको कर सकें। फिर सेफ्टी के लिए भी जो इसमें ध्यान रखा गया है विमेन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की सेफ्टी के लिए 24/7 CCTV सर्वेलेंस रहेगी उन लेन्स पर जहाँ पर साइकिल चलाई जाती हैं, और पैनिक बटन्स वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे सो दैट अगर कोई खतरे में है तो वो पुलिस से हेल्प सीख कर सके। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फ्री ऑफ एमिशन एंड नॉइस है साइकिल, आपको पता है, एनर्जी एफिशिएंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि लो स्पेस रिक्वायरमेंट्स है। साइकिलिंग पाथ्स और पार्किंग फैसिलिटीज़ बनाने के लिए हमको बहुत कम जो है स्पेस की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू कार, जिसके लिए हमको जब पार्किंग बनानी हो तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। साइकिल जो है वो बहुत क्विकेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है अर्बन एरिया में, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉनसून 2021। तो एक स्काईमेट वेदर जो कि एक प्राइवेट वेदर फॉरकास्ट कंपनी है, उसने प्रिडिक्ट किया है कि जो मॉनसून है इस बार वो नॉर्मल रहेगा, 100 अबव नॉर्मल रहेगा बेसिकली। तो 103% जो है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो इस बार मॉनसून का जो है वो उन्होंने फॉरकास्ट दिया है। और क्या प्रेडिक्ट किया है उन्होंने? कहा है कि आफ्टर 2019 और 20 के बाद तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि बैक टू बैक ईयर्स जो है वो उसमें अबव नॉर्मल रेनफॉल जो है इंडिया में हो रही है मॉनसून से, ये ऐसा अभी प्रेडिक्शन किया गया है।
पिछले 2019 और 20 में जो है जैसे 5% अबव नॉर्मल था, मतलब 105% के करीब जो है वो रेनफॉल हुआ था। इस बार कहा जा रहा है कि एल नीनो, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ठीक है, एल नीनो जो है वो उसके चांसेस इस बार बहुत कम है। रादर लानीना जो है वैसे तो वो वीक हो गया है, लेकिन आने वाले टाइम में वो कह रहे हैं कि शायद इंक्रीज हो सकता है, तो उससे जो हमारा मानसून है वो अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। और कहा है कि जो हमारा मानसून है वो फेयरली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और सितंबर में तो कहा है कि 10% ज़्यादा रेनफॉल होगी जितनी नॉर्मली सितंबर में होती है। बट ये बोला है कि जोग्राफिकल रिस्क है, क्योंकि स्काईमेट कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पर जो है रेन डेफिशिएंट मानसून रहेगा, वहाँ पर उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। ऐसे ही कुछ इंटीरियर पार्ट्स हैं कर्नाटका के, वहाँ पर भी स्कैंटी रेन जो है उसकी प्रेडिक्शन की गई है। फिर जो इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है, हमारे इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट जो है वो भी कहा जा रहा है कि इस बार स्लाइटली नेगेटिव है, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट हमारे मानसून को ख़राब कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव डाइपोल जनरली हमारे मानसून को जो है वो अच्छा बनाता है, लेकिन इस बार शायद थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट, तो उससे हमारे मानसून को थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। अब मानसून क्या होता है आपको पता है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन हमारा होता है जून से सितंबर का। फिर रिट्रीटिंग मानसून सीजन भी होता है, जब आपको पता है ना कि वो तमिलनाडु वाले जो कोस्ट है वहाँ पर बारिश होती है, तो अक्टूबर नवंबर का हमारा रिट्रीटिंग मानसून सीजन होता है। अब रेनफॉल की प्रेडिक्शन जो है वो आईएमडी कैसे करता है, नॉर्मल और डेफिशिएंट के जो है कंटेक्स्ट में की जाती है। एलपीए क्या होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज उस एवरेज रेनफॉल को हम कहते हैं जो कि पिछले 50 साल के पीरियड में जो है साउथ वेस्ट मानसून में देखी गई हो। तो डेफिशिएंट रेनफॉल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर एक्चुअल रेनफॉल जो है वो 90% एलपीए से कम हो, मतलब एवरेज से 90% तक अगर जो रेनफॉल हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि वो डेफिशिएंट रेनफॉल है। एक्सेस रेनफॉल हम तब मानते हैं कि जब एलपीए से 10% ज़्यादा, मतलब 110% जो है उससे ज़्यादा अगर रेनफॉल हो तो हम कहते हैं कि साउथ जो मानसून है वो एक्सेस रेनफॉल लेकर आया है। नॉर्मल रेनफॉल हम कब मानते हैं, जब 96 से लेके 104% तक जो एलपीए जो अगर हो तब उसको हम नॉर्मल रेनफॉल मानते हैं। और अभी रिसेंटली जो है आईएमडी ने जो है रेनफॉल की नॉर्मल की जो है डेफिनेशन भी चेंज की है, और उन्होंने कहा है कि 89 सेंटीमीटर्स नहीं बल्कि अब 88 सेंटीमीटर्स अगर रेनफॉल होगी तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे, ठीक है। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर है, याद रखो, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फॉरकास्टिंग और सेस्मोलॉजी के जो है उसके लिए सबसे प्रिंसिपल एजेंसी हमारे इंडिया में है ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मंकी डैक्टिल। तो ये एक टेरोसॉर स्पीशीज मिली है हमको और जिसके अपोजेबल थम्स हैं, ठीक है। अब अपोजेबल थम्स क्या होते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन है, आपकी फिंगर के बिल्कुल ऑपोजिट है ना आपका थंब। अगर फिंगर्स के जो आपकी 4 फिंगर्स हैं, जैसे आप अपने जो थंब है उसको बिल्कुल उसके ऑपोजिट ला सकते हो मोड़ के, ठीक है, बिल्कुल ला सकते हो ना उसके सामने, आपका अपोजेबल थंब है। तो ये हम इस स्पीशीज से हमको पता लग रहा है कि ये अपोजेबल थंब जो है वो कब आया है हमारी जो है लिविंग स्पीशीज में, कब आया अपोजेबल थंब। इससे पहले तो साथ के साथ जुड़ा होता था थंब, ठीक है, आपको पता है। अब अपोजेबल थंब ना हो तो आप समझ लो पानी का ग्लास भी नहीं उठा सकते, अगर आपका थंब जो है वो बाकी फिंगर्स की तरह, जैसे नॉर्मल थंब जो अपोजेबल थंब है, अगर वो अपोजेबल थंब ना हो, आपकी बाकी फिंगर्स की तरह हो, तो आप जो पानी का ग्लास है उसको कैसे उठाओगे। आपका जो है थंब वो ऑपोजिट साइड पे आता है आपके फिंगर्स के, तभी आप पानी का ग्लास उठा पाते हो या कुछ आप लिख पाते हो फिंगर्स से। वो अपोजिट साइड पर है तभी आप वो उसका यूज़ कर पाते हो किसी चीज़ को पिक करने में या कुछ भी आपका फंक्शन, हैंड के फंक्शन में, ठीक है। तो ये देखा गया है कि टेरोसॉर्स जो है उनके टाइम पर ये अपोजेबल थंब जो है वो एक स्पीशीज़ में आ गया था, ठीक है। तो टेरोसॉर्स कौन है, ये एक रेप्टाइल्स थे जो कि डायनासोर्स के क्लोज कजन्स कहा जाता है इनको। ये सबसे पहले एनिमल्स थे आफ्टर इंसेक्ट्स जिन्होंने पावर्ड फ्लाइट जो है इवॉल्व की थी, मतलब इन्होंने उड़ना सीखा था। कई तो इतने लार्ज थे जितने कि एक फाइटर जेट होता है, और कई तो जो थे वो एक जितना हमारा जो हम कागज़ का जो प्लेन बनाते हो उतने छोटे छोटे भी थे, आपको पता ही होगा ये, ठीक है। फिर ये जो हमको जो न्यू टेरोसॉर मिला है, जो ये मंकी डैक्टिल नाम का, ये हमको टियाओजिशान फॉर्मेशन ऑफ लियाओनिंग चाइना में ये हमको मिला, और ये कहा जा रहा है कि ये 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अब जो रिसर्चर्स ने क्या फाउंड किया है कि सबसे पहली ये स्पीशीज मिली है जिसके अपोजिट थम्स हैं, ठीक है।
सबसे पहला ये फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ अ टेराजोर विद एन अपोज्ड थंब मिला हमको ये। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अपोजिबिलिटी ऑफ थंब जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अपोजिबिलिटी ऑफ अ थंब जो है वो उससे हमें पता लगता है कि जब थंब जो है वो उसने मूव करना सीख लिया है, किसी चीज़ को पकड़ना सीख लिया है, किसी चीज़ को उठाना सीख लिया है। जैसे कि अभी ह्यूमंस में हमारे ह्यूमंस में भी होता है, मंकीज़ में भी होता है, और एप्स में भी अपोजिबल थम्स होते हैं। उसी की बेसिस पे हम किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं। अगर थंब आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारी फिंगर्स के साथ ही जुड़ा हो, जैसे बाकी 4 फिंगर्स हैं वैसा ही आपके साथ लगा हो अगर, तो आप किसी चीज़ को कभी भी पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ह्यूमंस की टिप टू टिप प्रिसीशन भी इसी वजह से आती है, क्योंकि ह्यूमंस जो है का जो थंब है वो अपोजिट साइड पर है, ठीक है, वो अपोजिट साइड पर होता है और वो रोटेट हो पाता है। उसी की वजह से जो है हम अपना नॉर्मल ह्यूमन फंक्शन जो है वो ऑपरेट कर पाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये अपोजिंग थंब कैसे जो है वो ओरिजिनेट हुआ होगा या कैसे इवॉल्व हुआ होगा, जब ये स्पीशीज़ ने पेड़ों पर चढ़ना सीखा होगा, पेड़ों को पकड़ना सीखा होगा। उसी की वजह से जो है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ और जो है हमारा जो थंब है वो अपोजिट साइड पर आ गया। उसकी वजह से जो है ट्री ब्रांचेस पर इन्होंने लटकना सीखा, पकड़ना सीखा उसको, उसी की वजह से हो पाया, क्योंकि जो है थंब जो है वो अपोजिट साइड पर आ गया था, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। आप ये टेलीग्राम ग्रुप से हमारे डाउनलोड कर लेना PDF को, और MCQs भी कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।